जब किसी औरत की वीडियो वायरल होती है, उसमें ब्लैकमेलिंग आ जाती है, जिससे बहुत सारी औरतें खुदकुशी कर लेती हैं। अगर मर्द हरासमेंट का शिकार हों तो कानून इसे किस तरह प्रोटेक्ट करेगा? फिजिकल आप हो गए, वहाँ पर लड़की लड़के को हरास करती है। तो लड़कियाँ पुलिस वालों के साथ मिली होती हैं, उनको कहती हैं ठीक है जी, आप हमारे साथ डील करें, हाफ आपका हाफ हमारा। पीछे बहुत सारे एफआईए के अफसरान को बाकायदा तौर पे मुअत्तल किया गया। जो थर्ड पार्टी तो ब्लैकमेल कर ही रही थी, ये खुद ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। कोई भी पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर से जिसका रैंक नीचे है, वो आपको रोक नहीं सकता। अगर कोई करता है, फ़ौरन 15 पे कॉल कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 1 प्लस के साथ मैं हूं जुवेरिया ज़ुबैर। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक ज़माना था जब कोई शख्स किसी गली या मोहल्ले से एक या दूसरी दफ़ा गुजरता तो उससे सवाल किया जाता था कि कहाँ जा रहे हो। फिर जदीद टेक्नोलॉजी आई, हर एक शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन आया और इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से हर इंसान दूसरे की ज़िंदगी में मुदाखलत करने लगा। बहुत से ऑनलाइन फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ और इस पर पाकिस्तान ने बहुत से कानून भी नाफिज किए। आज इसी मामले पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल रहमान यासीन। इनसे हम जानेंगे कि कानून वाकई आम इंसान के साथ है या सिर्फ फाइलों तक महदूद रह गए हैं। सर, सबसे पहले हम आपको आज के पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान में अगर किसी का नज़ेबा वीडियो वायरल हो जाए तो वायरल होने वालों के खिलाफ अदारे कार्रवाई क्यों नहीं करते? कानून क्या है इसके पीछे? एक्चुअली ये बड़ी एक कॉमन रीज़न है, बहुत ही कॉमन फैक्ट है। हर दूसरी बच्ची की वीडियो जो है ना वायरल हुई पड़ी है। जी, ऐसा ही है। मेरे पास भी इवन सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो साइबर क्राइम है। सबसे पहले समझ लेते हैं साइबर क्राइम क्या है। कोई भी ऐसा क्राइम जो ऑनलाइन दुनिया में होता है, डिजिटल दुनिया में होता है। मैंने आपको गाली दी, पुलिस स्टेशन। लेकिन अगर गाली मैं दे रहा हूँ आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो साइबर क्राइम। बिल्कुल। वीडियोस, ऑडियोज़, ये दरअसल ये डिजिटल दुनिया का एक मवाद है। जब किसी शख्स की डिजिटली वीडियो वायरल होती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो शख्स करता है या कोई खुद कर, बाज़ बार लोग खुद करवा देते हैं, वो तो बिल्कुल अलग सिनेरियो है। लेकिन कोई शख्स आपकी नाज़ेबा या आपकी कोई वीडियो या आपकी जस्ट पर्सनल पिक्चर जो आपने आपकी गैलरी में पड़ी हुई थी, किसी शख्स ने चुराई, उसमें कोई ऐसी नज़ेबा कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, लेकिन उस शख्स ने अपलोड कर दी विदाउट योर कंसेंट। एक बात ज़हन में रहे कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, या आपकी प्रॉपर्टी हैं, आपके कंसेंट के बगैर कोई भी शख्स इसको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं कर सकता। अगर कोई करता है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम 2016 इसके ऊपर अप्लाई होता है। सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23 लगता है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ द पर्सन, उसने किस तरह का एक्ट किया है, पिका लगता है और उसके ऊपर बाकायदा उसके ऊपर 7 साल तक सज़ा होती है। इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं ले पाता, जिससे बहुत सारी औरतें खुदकुशी कर लेती हैं। बहुत सारी औरतें जो है इसको प्रोसीड करती हैं, बहुत सारी औरतें छोड़ देती हैं। अब मेन बात यह है, जब किसी औरत की वीडियो वायरल होती है, उसमें ब्लैकमेलिंग आ जाती है। एक लड़का उसको ब्लैकमेल करता है, तुम इतने पैसे मुझे दो तो मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। अब जब आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए ना, उसको पता है कि ये फंस गई है, इसने मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, अब ये यहाँ पे बहुत परेशान है, वो आपसे और डिमांड करता है। आज की डेट के अंदर मेरे पास एक खातून थी, उनकी बेटी की वीडियो वायरल हुई मुल्तान के अंदर। अच्छा। उसने 21 लाख रुपया मंगवा लिया, उसके बावजूद वो कह था इतने और कर दो, मैं फ़ौरन डिलीट करने लगा हूँ। 21 लाख रुपया किसी की ज़िंदगी की कमाई हो सकती है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दी। अल्टीमेटली मैंने उनको यही कहा कि इतना पैसा तो आपने उन्होंने लगा दे दिया। दिया? उन्होंने दिया। एक शख्स है, एक माँ जो है ना, वो माँ बन के सोच की शायद कि कोई मेरी वीडियो वायरल करे, मैं कहूँगा 2 और कर दो या मैं उसको पकड़ लूँगा। लेकिन कोई बाप है या कोई माँ है, उसको कोई डायरेक्ट मैसेज करेगा तुम्हारी बेटी की वीडियो देखो मैंने लगाई हुई है, और लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं और साउंड बहुत वल्गर है, तो उन्होंने पैसे दिए। अल्टीमेटली उनका हमने एनसीसीआई में केस लाया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। इसमें करना आपने ये है कि अगर किसी की वीडियो वायरल हो जाए, फ़ौरन से आपने एनसीसीआई जाना है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन देनी है। अगर एनसीसीआई नहीं सुनता आपकी बात, फ़ौरन पिटीशन डालें, पिटीशन बिफोर सेशन कोर्ट, आपकी बात ज़रूर सुनी जाती है। हम अक्सर देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं वो ही हरासमेंट का शिकार होती हैं। अगर मर्द हरासमेंट का शिकार हों तो कानून इसे किस तरह प्रोटेक्ट करेगा? ये बात क्वेश्चन बड़ा वैलिड है आपका कि औरतें तो हरासमेंट का शिकार होती हैं, मर्द भी होता है। अब यहाँ पे ना एक 2 वर्जन है। पहला वर्जन ये है, एक लड़का जो एक लड़की को पसंद करता है, या एक लड़के को अप्रोच करती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या क्लास फेलो हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद आपस में वो फ्री होते हैं। फ्री होने के बाद पिक्चर्स का तबादला होता है, उसके बाद वीडियोस का तबादला होता है। बाज़ केसेस में लड़कियाँ अपनी नातिबा वीडियोस भेज देती हैं। ऐसे ही है। उसके बाद यहाँ तक की बात है, अब जहाँ पे लड़की ने वीडियो भेज दी, लड़की एक लड़के के साथ जो है ना वो सेटिंग करती है अपनी मर्जी के साथ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। अब वो लड़के के पास जब वीडियोस आ गई हैं, वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू करता है, लड़की हरास हो रही है। सेम दूसरे केस के अंदर अगर उसको मज़ीद हम इसको एक्सटेंड कर लें, वीडियोस का तबादला हुआ, लड़का उसको ले आता है, किसी होटल के अंदर चले जाते हैं, वो वहाँ पर वो फिजिकल हो गए। अब यहाँ पर जब फिजिकल आप हो गए, वहाँ पर लड़की लड़के को हरास करती है,
फ़ौरन कहेगी मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, इतने पैसे आप मुझे दे दें, अदरवाइज़ 376 का केस चलेगा, रेप केस चलेगा। रेप केस जो है उसके अंदर सज़ाए मौत है। अब कोई भी लड़का नहीं चाहेगा कि मैं सज़ाए मौत जो है ना मुझे हो, वो फ़ौरन से उसमें ये होता है कि बाज़ लड़कियां पुलिस वालों के साथ मिली होती हैं, उनको कहती हैं ठीक है जी आप हमारे साथ डील करें, हाफ आपका हाफ हमारा। साइबर क्राइम का बंदे को माफ़ी नहीं मिलती, हर चीज़ ऑन द रिकॉर्ड होती है। किसी को इसने पेमेंट किसी को सेंड की है, फ्रॉड हुआ है तो उसका रिकॉर्ड मौजूद है। किसी ने इसको ब्लैकमेल किया है सोशल मीडिया पर, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हर चीज़ मौजूद होती है। साइबर क्राइम जिसने किया वो बंदा नहीं बचता। सो देयर इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ। वापस आते हैं बैक टू द पॉइंट, लड़की जहाँ पे हरास हो या लड़का जहाँ पे हरास हो, अगर ऑनलाइन की दुनिया में है तो पिकअप लाया होता है, एफआईए में एप्लीकेशन जाती है, एनसीसीआई में एप्लीकेशन जाती है। लेकिन अगर कोई फिजिकली उसको ब्लैकमेल कर रहा है तो उसके ऊपर पुलिस स्टेशन को आप अप्रोच कर सकते हैं, अगर पुलिस स्टेशन आपके हक में हो जाए। हम मुतासरा से सवाल करते हैं कि वीडियो बनाई ही क्यों थी, लेकिन लीक करने वाले से नहीं पूछते कि वीडियो तुमने लीक क्यों की है। क्या हमारी गैरत सिर्फ मुतासरा के लिए जागती है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखें, कोई आप अपने प्राइवेट स्पेस के अंदर जो भी कर रहे हैं आपको पता है, लेकिन अगर आप इसको, अब मैं मिसाल लेते हैं, मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, एक केस आया था रबी पीरज़ादा, उनकी वीडियोस वायरल हुई थी, जबकि उन्होंने वो वीडियोस वॉलंटरली ज़ाते खुद बनाई थी। वो वीडियोस पता नहीं आज इसको मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, लेकिन अब वो तौबा कर चुकी हैं। उन्होंने वीडियोस खुद बनाई थी, अब शायद अपने लिए बनाई हों, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने उसको वायरल कर दिया। वो जिस थर्ड पर्सन ने उसको वायरल किया है वो ऑब्वियसली मुजरिम है, और एफआईआर इन्वेस्टिगेट करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाती है। हमने देखा बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई हैं, इवन मैंने बहुत सारे ट्रायल करके जो मुलजिमान थे उनको मुजरिम साबित करके उनको जेल से पहुंचाया है। हमारा माशरा हर तरह की ड्रेसिंग की इजाज़त देता है, लेकिन अगर कोई नजेबा लिबास पहनकर या गैर इस्लामी लिबास पहनकर पब्लिक में आए तो उसके खिलाफ पाकिस्तानी कानून क्या कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल, इसके अंदर पाकिस्तान का कानून मौजूद है। ड्रेसिंग, एवरी पर्सन शैल हैव अ राइट। आपको इख्तियार है कि आप अपनी ज़ाती राय के साथ चलें, आप अपने माइंड के मुताबिक चलें। लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 1, जिसमें ये बताई जाती है ये बात कि पाकिस्तान का जो पूरा नाम है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अब चूँकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो यहाँ पर इस्लाम नाफिज है या नहीं है एक अलग सवाल है, लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पे कोई ना ज़ेबा या वो ड्रेसिंग करता है जो इस्लाम से हटके है, मुनाफी है। पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 294 इस पर अप्लाई होता है। जो शख्स पब्लिक प्लेस पे या किसी भी जगह पर फहाशी फैलाता है, गाली देता है या कोई गंदे अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो ऐसे शख्स को बाकायदा तौर पे उसके ऊपर एफआईआर करती है, उसको प्रॉपर सज़ा मिलती है। अक्सर लोग एफआईए में हरासमेंट की रिपोर्ट करवाते के वक्त मदिया और मुलजिम दोनों का मोबाइल जमा करवाया जाता है, और फ़ोन के अंदर निजी या घरेलू वीडियोस भी होती हैं, तस्वीर भी होती हैं, जो बाद में लीक भी हो जाती हैं। उसका ज़िम्मेदार कौन होता है आपकी नज़र में? एक्चुअली देखें, मिसाल लेते हैं, एक लड़की कहती है कि मेरी ये नूड वीडियोस फलां लड़के के मोबाइल में है, वो मुझे ब्लैकमेल करा कि इतने पैसे दो वरना तुम्हारी मैं जान नहीं छोड़ूंगा। आप गए एनसीसीआई में, अपनी एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन देने के बाद अब कैसे साबित होगा कि वाकई वो कर रहा है आपको ब्लैकमेल कि नहीं कर रहा? बिल्कुल। उसमें लड़के को नोटिस करने के बाद लड़के का जो मोबाइल है उसको रखा जाएगा। लड़की कह रही है मुझे थ्रेट कर रहा है, ये मुझे कह रहा है देखिए मुझे पैसे दें, क्या ये बात कही है उसने? इसका साबित करने के लिए वो लड़की का मोबाइल भी लिया जाएगा, लड़के के मोबाइल में वीडियो है, लड़के का मोबाइल भी ले लिया। अब इसके बाद होता है एक टेस्ट, फोरेंसिक टेस्ट। फोरेंसिक लेबॉरेटरी में जाता है, वहाँ पे एक टेस्ट होता है, टेस्ट की रिपोर्ट आती है। अगर रिपोर्ट में आए कि हाँ वाकई ही ब्लैकमेल किया गया है और लड़के के मोबाइल में वाकई ही वीडियोस हैं, फिर प्रॉपर एफआईआर लॉन्च करके, एफआईआर लॉन्च करने के बाद उसको एफआईआर अपनी कस्टडी में ले लेती है, उसका प्रॉपर ट्रायल चलता है आगे। चलिए, इसी के साथ साथ आप हमें ये भी बताएं कि पाकिस्तान में आज़ादी राय किस हद तक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 19, एवरी पर्सन शैल हैव अ राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर शख्स आज़ाद है, आज़ाद बोलने के लिए, आज़ाद बात करने के लिए, आज़ादी राय का इजहार करने के लिए। एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट का वर्ड है यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। आप नहीं बात कर सकते, आप आज़ाद हैं बात करने के लिए, एक्सेप्ट इंटेग्रिटी। आप मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात नहीं कर सकते, ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इस्लाम की अजमत के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप आर्मी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप डिफेंस के खिलाफ बात नहीं कर सकते, उन कंट्रीज के खिलाफ बात नहीं कर सकते जिनके साथ हमारे खारजी ताल्लुकात हैं। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बात नहीं कर सकते। इसके अलावा जो चीज़ें रह गई हैं वहाँ आप बात कर सकते हैं। दिस इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक सीधा सा सवाल है, क्या कभी किसी एफआई अफसर को वीडियो लीक करने के पर अब इबरतनाक सज़ा मिली है? बिल्कुल। अगर नहीं तो अवाम कानून पर यकीन फिर कैसे करेगी? ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है और ये बहुत भरा एक हमारा अलमिया है। एफआईए के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो चीज़ें मौजूद थी मुद्दइया के मोबाइल के अंदर, एफआईए वालों ने खुद उन वीडियोस को डिलीट किया। ये मुझे बिल्कुल, ये एक मेरे साथ भी एक जो ट्रायल चल रहा है, एक मुद्दइया हैं, उनकी भी नाज़ेबा वीडियो एक लड़के के पास थी
और एफआई ने बाकायदा मोबाइल लेने के बाद कस्टडी में जो प्रूफ थे उनको भी डिलीट कर दिया। देखिए, अच्छे बुरे लोग तो हर इदारे में मौजूद हैं। पुलिस के अंदर भी आप जाके पैसे दें तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें चलती हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक एफआईआर होती है। सेम एज़ इट इज़ ये चीज़ें हर इदारे में होती हैं, ऐसे ही है। प्रूफ डिलीट कर दिए जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी वजह है। और ये बात आपकी भी दुरुस्त है कि जो वीडियोज़ होती हैं वो इन्हीं जगहों से फिर वायरल भी होती हैं। पीछे बहुत सारे एफआईए के अफसरान को बाकायदा तौर पे मुअत्तल किया गया, अरेस्ट किया गया, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर जो रिश्वत का बाजार था वो गर्म था। सेकेंडली, जब उनके पास वीडियोस आ जाती थी, वो जो थर्ड पार्टी तो ब्लैकमेल कर ही रही थी, ये खुद ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। थर्डली, जो इतने बड़े पैमाने पे फ्रॉड हो रहे हैं, 30 लाख का फ्रॉड, 40 लाख का फ्रॉड, 1 करोड़ का फ्रॉड, वो फिर फ्रॉड पे फ्रॉड किए जा रहे हैं लेकिन वो पकड़े नहीं जा रहे। उसकी रीज़न ये है, गाहे बगाहे जो पीछे अफसरान मुअत्तल भी हुए, ये दरअसल खुद उन सिस्टम का हिस्सा होते हैं। बड़े बड़े गैंग हैं जो गांव देहातों से ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ से ये पेमेंट वगैरह मंगवाते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर, वो फिर अकाउंट भी बाद में ब्लॉक हो जाते हैं। ये स्कैमर इतना न डर क्यों हो गए हैं? स्कैमर इतना, वही मैं बात कर रहा हूँ कि एक शख्स है जिसके साथ स्कैम हुआ है, 1 लाख का स्कैम हो गया है। अब जो कि स्कैम ऑनलाइन हुआ है, अब पुलिस के पास वो जाने से रहा केस, वो केस जाएगा एनसीसीआई के पास। एनसीसीआई में अपने एप्लीकेशन दे दी, 1 महीने बाद डायरी नंबर मिल गया, 2 साल वो फाइल क्लोज रही। अब 2 साल जब फाइल क्लोज रहेगी 1 लाख रुपए के लिए, आपका शायद 50,000 ऊपर ही लग जाए। जितने आपने चक्कर लगाने हैं, एक बार आपने वकील साहब करना है, उनके लिए आप वो रेट फाइल करेंगे, इतना लंबा एक प्रोसीजर है जिसके बायस अब ऑनलाइन फ्रॉड जो है ना, इसकी रिकवरी बहुत कम होती है। ऑनलाइन स्कैम में बहुत कम रिकवरी होती है। अभी चूँकि सर्दी चल रही है तो ब्लैंकेट्स के नाम पे स्कैम होगा। आप टिकटॉक पे देखेंगे बड़े अच्छे ब्लैंकेट्स आ रहे होंगे, बहुत मुनासिब रेट होगा। घर में जो माएँ होंगी, बहनें होंगी, क्योंकि बहुत अच्छे दामों में मिल रहे हैं, ले लेते हैं। आपने एडवांस पेमेंट कर दी, एडवांस पेमेंट जब आप कर देंगे वो कहेंगे जी इतने पैसे और ऊपर दे दें, कस्टम चार्जेस हैं, फिर इतने डिलीवरी चार्जेस देते हैं, आप देते जाएंगे क्योंकि फंसे हुए हैं, आपने पेमेंट ऑलरेडी कर दी है। नंबर 1। नंबर 2, काले जादू के नाम पे बहुत स्कैम हो रहे हैं। नंबर 3, ये गेम्स वगैरह के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। इवन दो आपने एक कुरान ऑर्डर करना है ना ऑनलाइन, उस पर भी स्कैम हो रहा है। और जो शख्स स्कैम कर रहा है उसकी बायो में बाकायदा जो डीपी है उस पर भी कुरानी आयत लिखी है, उसकी बायो में कुरानी आयत लिखी है, और वो कुरानी आयत पढ़ के सुनाता है कि मैं स्कैम नहीं कर रहा लेकिन पेमेंट मंगवाई जा रहा है। कौन सा पुलिस वाला है जो आपको रोक सकता है और कौन सा पुलिस वाला आपसे डॉक्यूमेंट्स ले प्रोड्यूस सकता नहीं है? कर सकता। ये एक बहुत बड़ी वजह है। हर दूसरे नाके के ऊपर, हर दूसरी गली में, हर दूसरे चौराहे के ऊपर 2 से 3 पुलिस वाले खड़े हैं बाइक लेकर, और आते जाते बंदे को रोक रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, उसका वॉलेट अपने पास रख लेंगे, उससे रिश्वत तलब करेंगे, कहेंगे गाड़ी का डॉक्यूमेंट दिखा दो। एक बात जहन में रख लें, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965, कोई भी पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर से जिसका रैंक नीचे है वो आपको रोक नहीं सकता, आपके ड्राइविंग लाइसेंस चेक नहीं कर सकता, इवन आपको इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकता, वो पूछ नहीं सकता आप कौन है। अगर कोई करता है फ़ौरन 15 पे कॉल कर दें। 15 पे आप कॉल करेंगे, डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी। यहाँ पे उनके बिल्कुल सामने उनका नाम लिखा होता है, नेम प्लेट होती है, और बिल्कुल यहाँ पे उनका रैंक होगा। अगर तो सब इंस्पेक्टर से नीचे का रैंक है, डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी, वो मुअत्तल हो जाएगा, या उसको आप रिश्वत डिमांड करें, कुछ भी कर रहा है। सब इंस्पेक्टर से एटलीस्ट होगा, वो आपका सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर सकता है या आपका ID कार्ड चेक कर सकता है। जस्ट मोबाइल खोल दो, ये गैलरी चेक करवा दो, गाड़ी की चेकिंग करवा दो। जो सब इंस्पेक्टर है वो भी आपकी तलाशी नहीं ले सकता, सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक कर सकता, डॉक्यूमेंट की हद तक। अगर वो सब इंस्पेक्टर नहीं है फिर तो आप चेक करवा ही नहीं सकते, कानूनी तौर पे पुलिस वाला आपको इन्वेस्टिगेट या इंस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। तो ये एक बिल्कुल एक लाइल्मी है हमारे लोगों के अंदर। वो समझते हैं कि जो पुलिस वाला आ रहा है, एक डॉक्टर बाहर निकलेगा तलाशी दे देगा। ये बात आपने ये अपने हकूक जानी है कि कोई भी पुलिस वाला जो सब इंस्पेक्टर से नीचे है आपको नहीं रोक सकता। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे लिए कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रहमान यासीन साहब। हम उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।